हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है चंद्रमा यानी मून के बारे में हम बात करेंगे। ये आप जानकारी के लिए बता दो, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी चल रही है। 11th की जियोग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था कि यहाँ शाम को 6 बजे, प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे एक क्लास आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं जो कि बहुत बेहतरीन होने वाली हैं, जिसमें पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं और जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, साथ में बायो की भी क्लासेस चल रही हैं। इतनी सारी क्लासेस इस समय लगातार शाम को 6 बजे आपको रैंडमली देखने को मिल जाता है। पर डे एक क्लास देखने को मिल जाएगी। आप शाम को 6 बजे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चंद्रमा। इसके पहले की क्लास मैंने बताई थी आपको कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ साधारण जो वैज्ञानिकों के तथ्य हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे आगे की। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि चंद्रमा पृथ्वी का अकेला है, इसके अलावा कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन, नाम याद रखिएगा, सर जॉर्ज डार्विन, ठीक है, ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल की आकृति के में परिवर्तित हुआ और अंतोगत्ता टूट गया। डंबल माने समझते हैं ना, तस्करी, या यूँ कहो कि बहुत विचित्र तरीके वाला गोला, विचित्र दिखने वाला गोला। जब बहुत विचित्र तरीके से गोला होगा, जैसे ये देखिए ये वाला गोला, ऐसे गोला कोई है इस तरीके से गोले नुमा है और ये घूमेगा तो हो सकता है इससे छल्ले निकलने के ज़्यादा चांस हो। जिधर ज़्यादा होगा उधर से एक छल्ला टाइप का निकलेगा और वो कुछ समय बाद अलग हो गया। ऐसा सिद्धांत दिया सर जॉर्ज डार्विन ने। कहा कि पृथ्वी से अलग हुआ था इस प्रकार से, छल्ले नुमा या डंबल नुमा संरचना के कारण इसके किनारे से एक मोटा भाग निकल गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। इनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में उपस्थित है। सिद्धांत क्या था ये तो श्योर नहीं है, लेकिन ये जो बात लिखी है ना, प्रशांत महासागर का गर्त, वाकई में कई वैज्ञानिकों ने इस मत को माना है कि प्रशांत महासागर का जो गड्ढा है, जो प्रशांत महासागर है, वो चंद्रमा के हटने के कारण ही इतना विशालकाय गड्ढा बना जो कि आज के महासागर का रूप लिए। यद्यपि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इसमें से किसी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहते हैं। द बिग स्प्लैट कहते हैं, एक तरीके थप्पड़ कहा जाता है, बड़ी थप्पड़ का नतीजा है। ठीक है, हुआ क्या था, जैसे पृथ्वी अपनी घूम रही थी, ऐसे पृथ्वी थी, घूम रही थी, साधारण से रोज की तरह ही घूम रही थी, लेकिन एक बड़ा सा तारा आया, एक बड़ा सा पत्थर आया, उल्का पिंड या कोई भी पिंड ब्रह्मांड में आया और पृथ्वी से दे टक्कर मार दी। एक पत्थर टाइप का टुकड़ा आया, पृथ्वी से दे टक्कर मार दी। इतना जोरदार टक्कर था कि पृथ्वी का कुछ भाग छल्ला नुमा निकल के पृथ्वी से बाहर चला गया। ठीक है, और वो चंद्रमा का रूप ले लिया। ऐसा सिद्धांत कहा जाता है, बिग स्प्लैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 टुकड़े बड़े आकार का पृथ्वी, मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़ा आकार का पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ पदार्थ पृथ्वी सतह के कक्ष के पास घूमने लगा, क्रमशः आज चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4 कब की बात है, 4.44 अरब वर्ष पहले की बात है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि नहीं भैया, आप कमेंट करके बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। ये तो आप जानते ही होंगे, जब भाई सूर्य से अलग हुआ था,
ये तो श्योर है कि सूर्य से ही अलग हुआ था। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो इसका जो निर्माण हुआ ना, तो ये बहुत पृथ्वी क्या थी, चट्टानी थी। क्या थी, चट्टानी थी। पृथ्वी चट्टानी थी। गर्म वायुमंडल होगा, आग का गोला टाइप का था। ये गर्म वायुमंडल आग के गोला टाइप का था, जिसका वायुमंडल विरल था। बहुत विरल वायुमंडल हुआ करता था उस समय जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो वह हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। आज पृथ्वी के वायुमंडल बहुत अलग है। पहले जब शुरुआत में जब बना था तो पृथ्वी पर कौन कौन से गैस थे, हाइड्रोजन और हीलियम था, जो आज से बिल्कुल अलग है। अतः कुछ ऐसी घटनाएं और क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिसके कारण चट्टान, वीरान और गर्भ पृथ्वी का एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हुआ, जहां बहुत सा पानी और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बना। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 सालों के दौरान इस ग्रह का जीवन का विकास कैसे हुआ। तो मतलब ओवरऑल मैं एक बात बताऊं, अब आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो कॉमन फैक्ट था उसको बता दिया गया है। अब आपको जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इनके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके लिए ये 460 साल का आपको पूरा का पूरा 460 करोड़ सालों का एक डायग्राम बना के दिखाएंगे, या एक मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे कि क्या हुआ था। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोट तक जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है। वायुमंडल पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतर भाग तक अनेक मंडल हैं और अनेक भाग विशेषताएं हैं। स्थल मंडल का विकास, यहाँ पे देखते हैं स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने तथा हल्के पदार्थों का मिश्रण है। उल्काओं के अध्ययन से हमें पता चला, उल्काएं क्या होती हैं, जो पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे वायुमंडलीय पिंड खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं या पृथ्वी की सतह पर आते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो उससे ग्रहों के निर्माण और ग्रहों के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने में आसानी होती है। अब आप सोचिए, पृथ्वी के गड्ढे तो कर नहीं सकते, आपकी एकदम कोर तक आपने गड्ढा किया हो और आपको पता हो कि कोर में क्या है। आपको एक सिद्धांत से ही चलना पड़ेगा, सिद्धांतिक रूप से ही चलना पड़ेगा। अभी तक पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गहरा गड्ढा किया गया है रूस के एक भाग में किया गया है। शायद वो मुझे आइडिया नहीं इस समय कितना था, वो मैं भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से उतर रहा है। अगर आपको आइडिया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। कहाँ गया भाई, हाँ, स्थल मंडल का विकास। बहुत से ग्रहाणु के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो इन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ के क्या लिख रहे हैं ये, आपको मैं यहाँ पे सीधे सीधे मैं एक बात बता दे रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। यही सिद्धांत यहाँ पे घूम फिर के बताएंगे। देखिए, जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये जब छल्ले के रूप में था या आग के गोले के रूप में था, तब भी ये सूर्य के चक्कर मारता था। ठीक है, सूर्य का चक्कर मारता था, बीच में बारिश हुई।
अब देखिए ये गोल गोल घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने जड़त्व आघूर्ण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो भारी घनत्व होगा वो पृथ्वी के कोर में जाएगा, यानी अंदर की तरफ भारी पदार्थ भागेंगे, भारी पदार्थ अंदर की तरफ और जो हल्के पदार्थ हैं वो बाहर की तरफ भागेंगे। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझते ना, तो आपने कभी मट्ठे से घी को निकालते हुए देखा है या नहीं देखा, तो वही समझिए। जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो जो ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ रहती है वो बीच में आती है और जो कम घनत्व वाली चीज़ होती है वो बाहर की तरफ हो जाती है। वही सिद्धांत हुआ पृथ्वी पर भी। पृथ्वी की जो ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ थी वो कोर की तरफ आ गई और जो कम घनत्व की तरफ थी वो बाहर की तरफ चली जाने लगी। वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था उस समय। देखिए, अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ पृथ्वी की केंद्र में चले गए तथा हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। कोई भी बात एक शब्द इधर उधर नहीं हुआ होगा। मेरे ख्याल से मैंने जो बोला है अभी उससे बढ़िया जो आपको चित्र बना के एक छोटा सा दिखाया था वो ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं। समय के साथ यह ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए, अंतोगत्ता या पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ पृथक होने की क्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के पदार्थ के अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोट तक अनेक परतें पाई जाती, जैसे पर्पटी, जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं, क्रस्ट नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? क्रस्ट। दूसरा है प्रवाल, जिसे मेंटल नाम से जाना जाता है। मेंटल ही ज़्यादा आपने सुना होगा, मेंटल शब्द ज़्यादा सुना होगा, प्रवाल शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता। क्रोड, क्रोड को कोर बोलते हैं। ये दो प्रकार का है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, नहीं सुनी तो अभी हम देख लेंगे। पृथ्वी को ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। आप ये समझिए, आपको फिर एक इमेज फॉर्म में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनिए। ये रही पृथ्वी, ध्यान सुनिएगा। पृथ्वी के कई परत हैं, आपको मैं ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए तो आपको मैं काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोशिश ही है क्योंकि हाँ, अब मैं लिखता हूँ। सबसे ऊपरी भाग को मैं कहूँगा यहाँ पे, सबसे ऊपरी भाग को कहूँगा ये है क्रस्ट। क्रस्ट यानी इसको क्या कहा जाएगा? भूपर्पटी कहा जाएगा। दूसरे भाग को मेंटल नाम से जाना जाता है, मेंटल नाम से जाना जाता है। तीसरे भाग को हम वाह्य क्रोड से जानेंगे, वाह्य क्रोड। और सबसे अंतिम भाग को, ये वाला गलत बन गया है, ये पूरे अंदर वाले भाग को, सबसे अंदर वाले भाग को कहा जाता है आंतरिक क्रोड कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिए। बाहर से अंदर की ओर जाने पर पृथ्वी का जो घनत्व है वो बढ़ता है। पृथ्वी का घनत्व क्या होगा? बाहर से अंदर की ओर जाने पर पृथ्वी का जो घनत्व है वो बढ़ेगा। ध्यान सुनिएगा, अंदर की तरफ जाने पर, फिर से सुनिए, अंदर की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ेगा। और मैंने अभी आपको जो मट्ठे वाले उदाहरण दिया था, या मैंने आपसे जो कहा था कि घनत्व का विस्तार जो है, घनत्व का विलगाव जो है, घनत्व का विभेदन जो है वो अधिक से कम की ओर था। अधिक घनत्व वाली चीज क्रोड यानी आंतरिक एकदम केंद्र की तरफ भागेगा, कम घनत्व वाली चीज बाहर की तरफ भागेगा। उसी से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हर परत की विशेषता विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है,
अब वायुमंडल व जलमंडल के विकास के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप क्लास को पसंद कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सा देखिए एनसीईआरटी है, हो सकता है कि आपको शब्दों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। कई ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी के जिनको पढ़ने में ही दिक्कत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि मैं खुद ही नहीं पढ़ता हूँ ठीक से। क्या होता है कि ये मोबाइल के स्क्रीन पे छोटा सा दिख रहा है। आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पे छोटा सा दिखता है तो इसमें मुझे पढ़ाने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्या किया जाए, आपकी शाम की 6 बजे की क्लास को कंटिन्यू रखना है। इसलिए इस पे हम विशेष जोर देते हैं कि भाई आपसे जो एक वादा किया है शाम को 6 बजे एक क्लास का, वो कहीं अधूरा ना रह जाए। तो शाम को 6 बजे आपको पर डे एक क्लास देखने को मिलती है, जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे खासम खास है। मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेज है। ये क्लासेज एनसीईआरटी की क्लास आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये दोनों क्लासेज मेरी कभी मत स्किप करिएगा। इससे बढ़िया लेवल नहीं होगा, क्योंकि मैं दिल्ली के कई कोचिंगों में पढ़ा चुका हूँ। तो मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि आप मेरी जो क्लासेज होती हैं, मेन क्लासेज होती हैं, उनकी कंपैरिजन चाहे जिस कोचिंग संस्थान से कर लीजिए, चाहे जहां से कर लीजिए, आप उसका लेवल देख लीजिए, आईएएस और पीसीएस के लेवल से कम आपको कतई नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, आपने आईएएस का पेपर भी देखा होगा और भी चीज़ें देखी होंगी, ऐसा अपने मुंह से नहीं कहूँगा। आपने देखा होगा कि मेरी क्लास से आपको कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आईएएस में आपने एग्जाम्पल देख लिया पॉलिटी का, अब पीसीएस में देख लीजिए। कई सालों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। 2022 के पीसीएस में भी मेरे क्लास से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब रेगुलर क्लास चलेगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।